नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी यहाँ गंगा किनारे गांधी घाट पे हूँ। WHO का कहना है कि कोरोना के कारण भारत में 47 लाख लोगों की मौत हुई, जबकि भारत सरकार का कहना है कि कोरोना के कारण 5,23,975 लोगों की मौत हुई। सच्चाई क्या है वो तो गंगा बताएगी। मैं ये बात इसलिए अभी कह रहा हूँ क्योंकि देश में चुनाव है और ये अभी माकूल समय है कि इन बातों का तटस्थ अवलोकन हम कर सकें, ताकि भविष्य में देश में इस तरह की घटना ना हो। कोरोना में मरने वाले उन लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम आज उन घटनाओं को फिर से देखें कि सरकार की पॉलिसी मरने के लिए कितने जिम्मेदार है और कोरोना महामारी मरने के लिए कितना जिम्मेदार है। क्या हम तालाबंदी से बेहतर विकल्प अपना सकते थे या तालाबंदी के अलावा कोई विकल्प नहीं था? कोरोना संपूर्ण विश्व में हुआ था, तो हम देखेंगे अभी कि विश्व के और देश कोरोना महामारी से किस तरह लड़ रहे थे और भारत कोरोना से किस तरह लड़ रहा था। क्या तालाबंदी के अलावा कोई और विकल्प था? क्या हम इससे बेहतर तरीके से कोरोना को निपट के और कुछ लोगों को बचा सकते थे? तो आज कोरोना से मरने वाले के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उन तमाम घटनाओं को एक बार फिर से देखें जो हम भूल गए हैं, ताकि इतिहास में इस तरह की घटना फिर से न दोहराई जाए। तो गंगा किनारे से कोरोना और तालाबंदी को लेके गंगा से एक बार इसका अवलोकन करते हैं। कोविड-19 का कहर संपूर्ण विश्व पर जारी है। सभी देश अपने अपने तरीके से इससे उबरने के उपाय कर रहे हैं। अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा कि किसका तरीका कोरोना से निपटने में ज़्यादा कारगर रहा, कौन राष्ट्र इसका और बेहतर प्रबंधन कर सकता था। इन सब बात का पता तो कोविड के तूफान थमने के बाद ही सही आकलन लगाया जा सकता है। फिलहाल जो स्थिति है उसके हिसाब से देखा जाए तो चीन के वुहान शहर में 7 नवंबर 2019 को कोविड-19 का पहला मामला सामने आया और 23 जनवरी 2020 को पूरे वुहान शहर में तालाबंदी कर दी गई और पूरे 76 दिन के बाद ही तालाबंदी हटाया गया। इस तरह चीन कोरोना वायरस पर काबू पाने में सफल रहा है। दूसरा उदाहरण ताइवान का है। जब चीन में कोरोना वायरस फैला तो विशेषज्ञों का कहना था कि ताइवान तबाह हो जाएगा, लेकिन ताइवान ने बिना समय गंवाए चीन से आने वाले सभी यात्री विमान का गहन स्क्रीनिंग किया गया। शारीरिक दूरी और हाथ धोने जैसे उपायों के बदौलत ताइवान इस बीमारी पर नियंत्रण करने में कामयाब रहा। वहाँ इस बीमारी से सिर्फ 6 लोगों की मौत हुई है और 400 के आसपास लोग संक्रमित हैं। एक बात और, वहाँ के उपराष्ट्रपति पब्लिक और संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं। बिना तालाबंदी के ताइवान कोरोना के संक्रमण को रोकने में विश्व के सामने मिसाल पेश की। दुनिया के टॉप 5 सबसे अधिक संक्रमित देशों में रहे दक्षिण कोरिया ने कोरोना से लड़ाई की ये नई राह दिखाई है। यहाँ 20 जनवरी 2020 को पहला केस और 10 मार्च 2020 तक 7513 लोग संक्रमित हो चुके थे। चीन के बाद दक्षिण कोरिया में ही कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैला था। वहाँ हालात बेकाबू हो गए थे, लेकिन दक्षिण कोरिया ने जिस दक्षता के साथ कोरोना पर काबू पाया वो मिसाल बन गया है। 10 अप्रैल 2020 के बाद दक्षिण कोरिया में संक्रमण के नए मामले में काफ़ी कमी आई है। कहा गया है कि 15 फरवरी 2020 के बाद वहाँ लोकल ट्रांसमिशन का एक भी केस सामने नहीं आया है। दक्षिण कोरिया ने कोरोना पर काबू पाने के लिए टेस्ट, ट्रेंड्स और कंटेंट के सिद्धांत को अपनाया। 5.1 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 6.33 लाख लोगों की जांच की गई। देश भर में ड्राइव थ्रू और वॉक इन टेस्ट सेंटर्स खोले गए जहां कोई भी जांच करा सकता था। मोबाइल सेंटर्स के जरिए लोगों की 10 मिनट के अंदर फ्री में जांच की गई और 24 घंटे के अंदर उन्हें इनके फ़ोन पर रिपोर्ट भेजी गई। इसके अलावा कॉलोनियों के आगे सेंटर्स लगाकर सबकी जांच की गई। ट्रेसिंग, कोरोना से संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों की ट्रेसिंग आक्रामक रणनीति के तहत
मोबाइल तकनीक का जमकर प्रयोग किया। संक्रमित पाए गए लोगों से पूछा गया कि हाल ही में वे कहां कहां गए थे और जीपीएस, फोन ट्रैकिंग, सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड्स और क्रेडिट कार्ड लेन देन के जरिए लोगों की ट्रेसिंग की गई। कंटेनमेंट यानी इसे नए इलाके और लोगों में फैलने से रोकना रहा। नागरिकों का व्यवहार बदलने, शारीरिक दूरी और मास्क पहनने जैसी चीज़ों के बारे में जागरूक किया और पहले टॉप 5 स्थान पर रहने वाला दक्षिण कोरिया अब 37वें नंबर पर पहुंच गया है। अब तक 252 मौतें हुई हैं। न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है। ज़्यादा कोविड-19 मामले नहीं मिलने के बाद न्यूजीलैंड फिलहाल कोरोना वायरस पर काबू पाता हुआ दिख रहा है। 27 अप्रैल 2020 को न्यूजीलैंड में तालाबंदी में ढील देते हुए अलर्ट नंबर 3 लागू किया गया। वहां इस बीमारी के कारण सिर्फ 19 लोग मारे गए हैं। इस तरह जर्मनी ने अधिक से अधिक जांच और सीमित तालाबंदी की रणनीति पर चलकर कोरोना को नियंत्रित किया। यहाँ इन देशों का उल्लेख करने का मतलब सिर्फ तुलना करना नहीं है, बल्कि जब इस समय संपूर्ण विश्व एक ही समस्या का सामना कर रहा है तो यह समझना भी कि किस तरह बाकी देश इस बीमारी का सामना कर रहे हैं। अब 4 मई 2020 को द न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका में छपे एक खबर का अंश का भावार्थ देखिए। नेतृत्व को परिभाषित करना कठिन हो सकता है, मगर मुश्किल वक्त में इसकी पहचान आसानी से हो जाती है। जिस तरह से महामारी ने खौफ, बीमारी और मौत का प्रसार किया है, इसमें दुनिया भर के राष्ट्रीय नेताओं की गंभीर परीक्षा हुई है। इस परीक्षा में कुछ नेता निराश करने की हद तक कमज़ोर साबित हुए हैं, लेकिन कई नेताओं का कद इस मुश्किल घड़ी में ऊंचा हुआ है। उन्होंने ज़बरदस्त साहस, संवेदनशीलता, विज्ञान के प्रति सम्मान व शालीनता का प्रदर्शन किया है और इस वजह से इनके देश में के लोगों पर इस महामारी का असर भी कुछ कम हुआ है। न्यूजीलैंड की 39 साल की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन इसमें एक नज़ीर बनकर उभरी है। 31 मार्च 2020 को जब उनके मुल्क में सिर्फ 52 पुष्ट मामले थे, उन्होंने अपने देशवासियों से बात की और बहुत साफ लफ्ज़ों में अपना पैगाम दिया। ये फैसले न्यूजीलैंड वासियों की गतिविधियों पर आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी पाबंदी लगाने वाले हैं, मगर वायरस की रफ्तार को थामने और ज़िंदगियों को बचाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। और फिर उनके करुणा में डूबे हुए अल्फाज थे, हौसला रखिए और कोविड-19 से मुकाबले में एकजुट व दयालु बनिए। लिबरल जेसिंडा ने इसके बाद अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष, जो कि कंजर्वेटिव दल से ताल्लुक़ रखते हैं, के साथ मिलकर इस महामारी को अपने अपने देशों में परास्त करने की साझी रूपरेखा बनाई। इसी तरह दक्षिण कोरिया, ताइवान से लेकर जर्मनी, ग्रीस और आइसलैंड के नेताओं के त्वरित व निर्णायक फैसले ने इस महामारी के प्रभाव को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। दुनिया भर में महिला नेताओं के हाथों में नेतृत्व की बागडोर काफ़ी कम है, लेकिन इस समय उनका नेतृत्व अधिक प्रभावशाली रूप से सामने आया है। जेसिंडा की तरह जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल भी वायरस प्रसार की प्रकृति का पता लगते फौरन सक्रिय हो गई और तेज़ी से कोविड-19 की जांच शुरू करा दी। आइसलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों ने भी बेहतरीन काम किया है। अब बात करते हैं भारत की। भारत में पहला कोविड-19 का केस 30 जनवरी 2020 को केरल में पाया गया। तुरंत केरल सरकार हरकत में आई और अपने तरीके से पहल करके कोरोना को नियंत्रित किया। भारत के 2 राज्य केरल और उड़ीसा ने कोविड-19 को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहा। भारत सरकार 24 मार्च 2020 से देश भर में तालाबंदी कर दी। साथ ही 22 मार्च 2020 से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा और 24 मार्च 2020 से घरेलू विमान सेवा भी बंद कर दिया गया, जिसका फ़ायदा भी हुआ और हमारे देश में तालाबंदी के कारण संक्रमण का प्रसार अपेक्षाकृत सीमित रहा।
कहा गया कि यदि संपूर्ण देश में तालाबंदी नहीं किया जाता तो संक्रमितों की संख्या लाखों में होती। लेकिन भारत में तालाबंदी को लेकर यह सवाल किया जाता है कि क्या हम तालाबंदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प अपना सकते थे। इस मुद्दे पर पब्लिक हेल्थ के विशेषज्ञ और सेंट स्टीफन अस्पताल के डॉक्टर वर्गीज मैथ्यू का विस्तृत जवाब देते हैं। जब यह पूछा जाता है कि भारत तालाबंदी के अलावा और कोई विकल्प अपना सकता था, तो मेरा जवाब है कि निश्चित रूप से हम दूसरा विकल्प अपना सकते थे। आखिर कोरोना वायरस हवाई मार्ग से आया और विदेश से आने वाले यात्री का हम अतिशीघ्र जांच कर क्वारंटाइन और आइसोलेशन में रख सकते थे। पब्लिक हेल्थ का तकाजा है कि एक व्यक्ति के खातिर हज़ारों आदमी को परेशान नहीं किया जा सकता, और यही लोकतांत्रिक न्याय भी है। जो लोग यह कहते हैं कि यदि देश भर में तालाबंदी नहीं होती, हमारे देश का भी हाल अमेरिका और इटली जैसा होता, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि उन देशों में तालाबंदी लागू होने से पहले ही कोरोना वायरस अपने संक्रमण के क्रिटिकल स्टेज को पार कर चुका था। लाजमी था कि वहाँ तालाबंदी के बाद भी लाखों मौतें हुई, लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ अलग थी। तालाबंदी की सबसे बड़ी समस्या है कि तालाबंदी कब उठाया जाए, इसको लेकर कोई वैज्ञानिक पैमाना नहीं है कि आखिर कितने प्रतिशत नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है, या कितने शिकायत हो रहे हैं, या कितने लोग कोविड सेंटर में भर्ती आ रहे हैं, या कितने हॉटस्पॉट बन रहे हैं। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वे कहते हैं कि हम समय रहते हवाई सेवा को नियंत्रित कर कोविड पर काबू पा सकते थे। एक बात और, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च 2020 को कहा कि कोविड को महामारी कहा जा सकता है, जबकि इससे पहले 30 जनवरी 2020 को ही WHO ने 194 देशों को सबसे बड़ी चेतावनी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एंड पब्लिक कंसर्न जारी किया, जो कि WHO का सबसे बड़ा स्वास्थ्य आपातकाल है। इससे पहले यह आपातकाल सिर्फ 7 बार लगाया गया है। सवाल है कि जब 30 जनवरी 2020 को WHO ने चेतावनी दी, ठीक उसी दिन केरल में कोविड का पहला मामला सामने आया, तो इसको लेकर हमारी तैयारी क्या रही। कोरोना वायरस भारत में सीधा चीन से आने के बजाय यूरोप होकर घूमकर आया, जिसके कारण तब तक कोरोना के प्रसार और उसके रोकथाम को लेकर बहुत सारे सूचना का प्रसार हो चुका था, जिसका हमें फ़ायदा पूरी तरह से नहीं उठा पाए। यदि उसी समय सिर्फ हवाई यातायात को नियंत्रित कर लेते तो परिणाम दूसरा होता। भारत शुरू से सीमित जांच की नीति पर चलता रहा, जिसको लेकर विश्व स्तर पर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्टीव हनकी ने कहा कि भारत में कोरोना का डाटा भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि 85% लोग गैर संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। वहीं फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 76 सूचकांक बनाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बेहतर तरीके से निपटने की तैयारी को लेकर किए गए सर्वे में प्रथम 40 देश में भारत का स्थान नहीं है। जहां इजराइल को प्रथम स्थान दिया गया है, वहीं जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, चीन जैसे देशों को आगे की सूची में रखा गया है। आज तालाबंदी के 40 दिन बाद यदि 10 दिन पर हमें 2 गुना टेस्ट कर पा रहे हैं, तो इतने ही समय में संक्रमितों की संख्या भी 2 गुनी हो जाती है। तालाबंदी के 42 दिन बाद 5/5/2020 को पिछले 24 घंटे में 3900 नए मरीज मिले और 195 लोगों की मौत हुई। संक्रमण की वृद्धि 5% से बढ़कर 8% हो गई है, जबकि नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रोगियों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच चुकी है और 6 मई 2020 की शाम से मंत्रालय ने कोरोना का अपडेट देना बंद कर दिया है। अब जरा पीछे मुड़कर देखते हैं कि जब WHO बार बार खतरे को लेकर आगाह कर रहा था, उस समय देश के हालात कैसे थे। संपूर्ण देश में CAA और NRC को लेकर उबाल मचा हुआ था। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का खेल चल रहा था।
तो मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी को लेकर सियासत चल रही थी। ट्रंप का स्वागत और दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली दंगा, यानी दुश्मन दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और सियासत अपना अपना रंग चढ़ा रही थी। शारीरिक दूरी की भी बात हो रही थी। सियासी समीकरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ताजपोशी में शारीरिक दूरी अपना मतलब खो चुकी थी। कर्नाटक में मंत्री जी भव्य तरीके से बेटे की शादी में लगे थे। सामाजिक जागरूकता का अभियान भी चल रहा था। शारीरिक दूरी, मास्क पहनना और हाथ धोने की भी बात हो रही थी। और सोशल मीडिया पर इंफोडेमिक यानी सूचना की महामारी यानी दुष्प्रचार भी फैलाया जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। संपूर्ण देश में तालाबंदी है और उसी के अंदर एक चलता फिरता भारत भी है। कृषि कार्य हो रहे हैं, किराना दुकान, दवा, फल सब्जी पर कोई पाबंदी नहीं थी। आज तालाबंदी को लेकर सफलता के दावे भी हैं और उसी के साथ मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद जैसे बनते हॉट स्पॉट भी हैं। यह स्पष्ट है कि जब तक कोरोना का टीका नहीं बन जाता है तब बचाव ही उसका उपाय है। ऐसे में शारीरिक दूरी को संक्रमण के खिलाफ कारगर माना गया। वह अपने देश में उस हद तक कारगर क्यों नहीं हो सकी? 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 2613 मलिन बस्तियां हैं, जहां 1.2 करोड़ परिवार बसते हैं, यानी 6.5 करोड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं। दिल्ली में 15% झुग्गी झोपड़ियाँ हैं तो कोलकाता में 30%, चेन्नई में 29% झुग्गी झोपड़ी है तो बेंगलुरु में 9% झुग्गी झोपड़ी है। महाराष्ट्र के धारावी में कोरोना संक्रमण मामले बढ़ने के बाद सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि झुग्गी झोपड़ी को कैसे कोविड संक्रमण से बचाया जाए। आंकड़ों के मुताबिक मलिन बस्तियों के लगभग 44% परिवारों के 16 लाख परिवार के पास सिर्फ एक कमरे का घर है, जिसमें 20% परिवारों में 5 लोग एक साथ रहते हैं, जबकि 15% से अधिक एक कमरे वाले परिवार 6 से 8 सदस्यों का है। फिर वह घर भी एक दूसरे के साथ चिपके हैं, जहां हवा के लिए भी लोगों को गली में आना पड़ता है। घनी बस्ती की वजह से महाराष्ट्र, नोएडा हॉट स्पॉट बने हुए हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से करीब 18% परिवार यानी 25 लाख परिवार खुले में शौच करने को मजबूर हैं और 15% यानी 20 लाख परिवार सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते हैं। हॉट स्पॉट होने पर बस्तियों को सील करने पर लोगों ने पड़ोसियों के शौचालय का इस्तेमाल किया। क्या यह कहना गलत होगा कि मलिन बस्तियों की सच्चाई जाने बिना शारीरिक दूरी का पाठ पढ़ाया गया, जिसके कारण यह प्रभावी नहीं हो सका? कहते हैं कि युद्ध और महामारी में यदि हम समय रहते उपाय नहीं करते तो हम चूक जाते हैं। प्राकृतिक आपदा और महामारी में बाद में कदम उठाने का मतलब सिर्फ डैमेज कंट्रोल करना होता है। यदि 30 जनवरी 2020 को WHO की सलाह पर ध्यान देते और सिर्फ विदेशी विमान सेवा को नियंत्रित करते, यदि नहीं होता तो बंद कर देते, तो यह नौबत नहीं आती। फिलहाल तालाबंदी के ही परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज का अवलोकन करते हैं। शारीरिक दूरी के पालन करने की समस्या का तो पता चला, लेकिन जब हाथ धोने की बात करते हैं तो यह सोचने की ज़रूरत है कि लाखों लोगों के पास अभी भी पानी की सुविधा नहीं है और अब जबकि गर्मी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है, यह समस्या और विकराल होकर सामने आ गई है। सूखे से जूझ रहे प्रांतों और उसमें कोविड से भी प्रभावित महाराष्ट्र में महिलाएं 3-3 किलोमीटर के कठिन और ख़तरनाक रास्ते पर चलकर पानी लाने जा रही है। लाजमी है ऐसे में हाथ धोने के उपाय कैसे कारगर होगा, जबकि उसके पास पीने के पानी के लिए मशक्क़त करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना के गांधी घाट से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।